हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th की साइंस का चौथा पार्ट देखेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, फिर इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले है धातु और अधातुओं में क्या है जो विशेषता होती है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती हैं। धातु सामान्यतः आघातवर्धनी और तन्य होते हैं जबकि अधातु ऐसा नहीं हो सकते। यानी आघातवर्धनी मतलब पीटने पर जो चद्दर के समान जो चौड़े हो जाते हैं, तन्य का मतलब वो तार खींचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो अधातु हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। फिर कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जबकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सामान्यतः जल दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती हैं। अब हम देखते हैं धातु अम्लों से अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और आमतौर पर अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये तो इस पाठ की समरी है और अब हम इस पाठ के चौथे पाठ के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो धातु होते हैं उनको उनकी प्रकृति आघातवर्धनी होती है, यानी कि उनको पीटकर चादर के समान बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें जिंक, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर, इनमें से जो धातु हैं वो केवल जिंक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें जिंक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी अधातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और कुछ धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि सामान्यतः धातुएं जो तन्य होती हैं। इसका सही उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें फास्फोरस बहुत खालिस्तान अधातु हैं, तो बहुत ही जो सक्रिय अधातु हैं, सही उत्तर होगा सक्रिय। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की होती हैं, तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर की तुलना में आयरन है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है। और चौथा है तीसरे का कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस बनाती हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, यदि सही कथन सही है तो टी और गलत है तो कोष्ठक में एफ लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। केवल जो धातु होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। चौथे का ख है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये बिल्कुल सही है, सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। चौथे का ग, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, तो ये गलत है, विस्थापित नहीं करता है। चौथे का ग है बड़ा ग, कोयले को खींच कर प्राप्त की जा सकती है, तो बिल्कुल गलत है। अधातुओं की प्रकृति तन्य नहीं होती है, तो ये एक सही है, बाकी तीन के इसमें गलत है। पांचवा प्रश्न है, गुण धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। तो
सबसे पहला गुण है इसमें दिखावट। तो धातुओं में पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्यतः पर ठोस और धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती। फिर दूसरा पॉइंट है कठोरता। तो अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं नरम होती हैं, जबकि अधिकांश अधातुएं नरम होती हैं, परंतु हीरा की प्रकृति जो कठोर होती हैं। तीसरा है आघातवर्धनीता। तो धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, इनको पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, चादर बनाई जा सकती हैं, जबकि अधातु की प्रकृति भंगुर होती हैं, इनको चोट पहुंचाने पर ये टूट जाते हैं। और चौथा है इसमें तन्यता। तो धातुओं की प्रकृति तन्य होती हैं, उनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातु की प्रकृति तन्य नहीं होती, इनको खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। उष्मा चालन। तो धातुएं उष्मा का सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत चालन। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन हीरा जो विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये इसका अपवाद है। फिर प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। छठे का प्रश्न है, पहला है एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री में लपेटने में किया जाता है, तो क्यों? तो इसका कारण है कि एल्यूमिनियम की जो पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो आघातवर्धनीय है और इनकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। साथ ही एल्यूमिनियम संक्षारण विरोधी धातु है, यानी कि इससे जंग नहीं लगती हैं और इससे पन्नी में रखी सामग्री को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए जो एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है निमज्जन छड़ें, जिसको इमर्शन रोड कहते हैं। तो ये जो निमज्जन छड़, पानी गर्म करने की जो रोड होती हैं, वो धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं, ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं। तो निमज्जन छड़ होती हैं वो धातुओं से निर्मित होती हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और इनमें से विद्युत का प्रवाह जल्दी से हो जाता है और वो गर्म जल्दी हो जाती हैं। छठे का तीसरा, कॉपर जिंक को उसके विलयन लवण के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता है, तो कारण बताना है। तो क्योंकि जो कॉपर होता है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकते हैं। लास्ट छठे का बड़ा ग वाला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों धातुएं हैं जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करके जल उठती हैं और मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो इन्हें वायु और नमी के संपर्क में आने से रोकता है। फिर प्रश्न नंबर 7, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, हम एल्यूमिनियम के पात्र में नींबू के अचार को नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है। जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, जिससे कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके एक अनेक वसीला पदार्थ का निर्माण करती हैं। अतः हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रखते हैं तो उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल तथा एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ का उत्पन्न करते हैं, जिन्हें खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए हमें जो नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखा जा सकता है। तो आपसे एक प्रश्न है, उसका उत्तर कमेंट करना है कि कौन सी अधातु हैं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, तथा ऐसी कौन सी धातु हैं जो चाकू से काटी जा सकती है। इन दोनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई सारणी में कॉलम 1 से कॉलम 2 के उपयोग से इनको मिलान करना है। तो जो गोल्ड होता है, सोना, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आभूषण। आयरन बनाने का जो है धातु, उसका उपयोग मशीनें बनाने में किया जाता है। जबकि तीसरा है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो खाद्य सामग्री को लपेटने में
काम आता है। और चौथा है इसमें कार्बन। तो कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो एलपीजी हो, सीएनजी, ये सभी जो कार्बन के ही अपर रूप है इसमें। फिर एक कॉपर। तो कॉपर का जो उपयोग है वो बिजली के तार बनाने में किया जाता है। और फिर है मरकरी। तो जो पारा होता है उसको हम थर्मामीटर में उपयोग में लेते हैं। तो ये पारा एक ऐसी धातु है जो केवल एक ही ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, बाकी सारी जो ठोस अवस्था में धातुएं होती हैं। फिर प्रश्न नंबर 9, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट में डाला जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट में डालने पर कॉपर सल्फेट जल और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जिसकी समीकरण ये इस प्रकार है। H2SO4 प्लस कॉपर, तो ये बनेगा कॉपर सल्फेट जल और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर 90 का दूसरा है, क्या होता है जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती हैं? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती हैं तो दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जिसके दौरान लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं तो वह कॉपर जो कि कम अभिक्रियाशील धातु हैं को जो कॉपर सल्फेट से विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर उत्पन्न करता है। तो इसकी समीकरण Fe प्लस CuSO4 ये हो जाएगी FeSO4 प्लस Cu। 10वां प्रश्न है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। तो अब वह इस गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी और इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न करते 10वें का पहला कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। तो सलोनी परख नली में इकट्ठी की हुई गैस में पानी डालकर उसमें घोलने का प्रयास करेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और यह गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल H2CO3 उत्पन्न करती हैं। जो परीक्षण सलोनी लिटमस पत्र की सहायता से कर सकती हैं। यदि यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय अम्लीय है अथवा इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। इसके जो समीकरण हो इस प्रकार है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रियाओं को जो लिखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 H2O जल, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर है 11, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उसका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो आइए हम देख लेते हैं। तो भार में कमी आभूषणों में से सोने की मात्रा कम होने के कारण आई है। सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वा रेजिया नामक घोल में डाला होगा, जो कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। यह घोल सोने को अंदर अपने घोल लेता है और आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषण की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती हैं और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत निकल जाती हैं, जिससे आभूषण नए जैसे लगते हैं लेकिन ऐसा करने से उनके भार में कमी आ जाती हैं। तो ऐसे आभूषणों के सोने की ऊपरी परत से इस घोल में घुल जाने के कारण होता है। तो ये चौथे पाठ के प्रश्न उत्तर थे विज्ञान कक्षा 8 के। अगले पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में और आप उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखें कि कौन सी ऐसी धातु हैं जिसको हम चाकू से काट सकते हैं और थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।